हिंदी सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म्स में से एक है फिल्म थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम जिस शख्स का जिक्र करने वाले हैं उनका प्रेरणादायक जीवन थ्री इडियट्स के इसी डायलॉग को चरितार्थ करता है। बात होगी मशहूर फनकार कादर खान की ज़िंदगी के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम गरीब लोग हैं ना, खाली जेब से गरीब होते हैं, दिल से बहुत बड़े होते हैं हम लोग। मगर ये दौलत वाले साले दिल से गरीब होते हैं, जिनके पास प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई कदर नहीं करते उसकी। बलूचिस्तान के फिजीन से ताल्लुक़ रखने वाली माता के गर्भ से अफगानिस्तान के पठान पिता के यहाँ सन 1937 के 22 अक्टूबर के दिन जन्म लेने वाले अब्दुल कादिर, जो कि बाद में कादर खान के नाम से मशहूर हुए, उनका बचपन जिन हालातों में बीता, उन हालातों में पलने बढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर अक्सर गुंडे या मवाली बनते हैं। लेकिन कादर खान क्या बने? एक बेहतरीन टीचर, बेहतरीन लेखक, बेहतरीन अभिनेता और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान। हौसले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदम में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। दरअसल कादर खान के जन्म से पहले इनके तीन बड़े भाइयों की 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते न जाने किस वजह से डेथ हो गई थी। लिहाजा कादर खान के जन्म होते ही इनकी मां को यह डर सताने लगा कि जो उनके बाकी 3 बेटों के साथ हुआ वो कादर खान के साथ भी ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने काबुल छोड़ने का निर्णय लिया और बम्बई में बसने का इरादा किया। कादर खान को लेकर जब उनके वालिद और वालदा बम्बई पहुंचे तब उनकी उम्र रही होगी लगभग 1 साल, और जिस जगह पर रहने के लिए उन्होंने कमरे चुने वो जगह उस समय तो क्या, आज भी एशिया की सबसे वाहियात जगह बताई जाती हैं, जिसका नाम है कमाठीपुरा। कमाठीपुरा में बसने के बाद इनके वालिद वालिदा की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस तंगहाली के चलते उन दोनों में झगड़े होने लगे और ये झगड़े बहुत जल्द तलाक में बदल गए। जी हाँ दोस्तों, कादर खान जब महज 2 साल के थे तब इनके माता पिता का आपस में तलाक हो गया, लेकिन जल्द ही इनके नाना और मामा ने मिलकर इनकी अम्मी का दूसरा निकाह करवा दिया। अब 2.5 साल के कादर खान और इनकी वालिदा और 2 वालिद, यानी एक सगा और एक सौतेला। कादर खान के वालिद अब्दुल रहमान वहाँ किसी मस्जिद के मुल्ला हो गए और इनके सौतेले पिता थे कारपेंटर, लेकिन कुछ काम धाम नहीं करते थे। लेकिन कादर खान को पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लिहाजा 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने वहाँ के लोकल म्यूनसिपल स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद कादर खान उनके सगे वालिद के पास पैसे की उम्मीद लेकर जाते और उनसे जो कुछ भी 3 या 4 रुपये मिलते उनसे वो घर के राशन का सामान खरीदते। लेकिन कुछ समय बाद अब्दुल कादिर को उनके चोल के कुछ साथियों ने ये सलाह दी कि पढ़ाई लिखाई रईसों का काम है, हमारा नहीं, इसलिए ये पढ़ाई छोड़ और चल हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने। फैक्ट्री में तुम्हें 4 से 5 रुपए रोज़ मिल जाएंगे, जिनसे कम से कम घर का चूल्हा तो आराम से जलेगा। और अगले दिन उन्होंने किताबें एक साइड में रखी और फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकले ही थे कि पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब वो पलटे तो पीछे उनकी माँ खड़ी थी। माँ उनसे बोली कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है और तुम मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन इस फैक्ट्री की मजदूरी से हमारी गरीबी दूर नहीं होने वाली। हमारी गरीबी सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई से दूर हो सकती है, इसलिए अभी तू बस पढ़। और अम्मी जान का ये पढ़ शब्द कादर खान के जहन में इस कदर उतरा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। कादर खान दिन में स्कूल जाते और स्कूल से आकर उनकी माँ की मदद करते और रात होने के बाद उनके घर के सामने के कब्रिस्तान में कंक्रीट की बनी हुई 2 कब्रों के बीच बैठकर दिन में जिस किसी के भी मुंह से कुछ खास अल्फाज और वाक़िए सुनते उन्हें वहाँ तेज़ आवाज़ में बार बार दोहराते। और उन्हीं दिनों अशरफ खान नामक एक थिएटर पर्सनालिटी को अपने किसी प्ले के लिए लीड कैरेक्टर के लिए एक छोटे बच्चे की तलाश थी और फाइनली उनकी नज़र कादर खान पर उस वक्त पड़ी जब वो वहाँ कब्रिस्तान में बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहे थे। कुछ समय तक कादर खान को ऑब्जर्व करने के बाद अशरफ खान उनके पास गए और उनसे बोले कि बेटा ये क्या बोल रहे हो? तो कादर खान बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो अशरफ मियाँ बोले कि बेटा ड्रामा करोगे? जिस पर कादर खान का जवाब था कि ये ड्रामा क्या होता है। खैर बाद में 8-9 साल के कादर खान को अशरफ खान के बंगले पर ले जाया गया।
बाद में कादर खान ने उनका वो ड्रामा किया और उस ड्रामे में कादर खान को इतना पसंद किया गया कि वहीं स्टेज पर उन्हें पब्लिक ने अपने सर पर उठा लिया और एक शख्स ने खुश होकर उन्हें 100 की नोट थमा दी तथा कहा कि इस नोट को अपने पास रखना, ये एक दिन लाखों में बदल जाएगी। लिहाजा वो नोट कादर खान ने अपने आखिरी वक्त तक संभाल कर रखी। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? ड्रामा करने के बाद कादर खान की रुचि लेखन कार्य में बढ़ी और धीरे धीरे उन्होंने ड्रामे लिखना शुरू कर दिया और कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते कादर खान स्कूल के लिए 6 से 7 ड्रामे लिख चुके थे और बाकायदा अपनी देखरेख में ड्रामे करवा भी चुके थे। फर्स्ट ईयर के दौरान उनके कॉलेज में प्रमोद जोशी नामक एक थिएटर पर्सनालिटी आए जो कि ड्रामे के शौकीन छात्रों के ऑडिशन ले रहे थे। कादर खान को ऑडिशन देने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कादर खान के एक दोस्त उन्हें ज़बरदस्ती ऑडिशन में ले गए और ऑडिशन में जब कादर खान ने वो ड्रामा पढ़ा तो प्रमोद जोशी कादर के मुरीद हो गए और फिर जो वो प्रमोद जोशी का ड्रामा था उसे कादर खान ने रीराइट किया और राइटिंग और एक्टिंग के नए नए गुर प्रमोद जोशी से सीखते हुए कादर खान ने एक्टिंग में और लेखन क्षेत्र में महारत हासिल कर ली। दूसरी तरफ कादर खान की पढ़ाई भी जारी रही। कादर ने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट हुए और बाद में इंजीनियरिंग की डिग्रियां हासिल करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। लेकिन 1 महीने तक नौकरी पर जाने के बाद वो कंपनी ही बंद हो गई और कादर हो गए बेरोजगार। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। लेकिन इत्तेफाकन उनके कॉलेज के एक टीचर उन दिनों छुट्टियों पर गए हुए थे तो कादर खान को उनकी जगह टीचर की नौकरी मिल गई और फिर वो टीचर की नौकरी के दौरान कादर खान ने उनके स्टूडेंट्स को इस कदर डूब के पढ़ाया कि उनकी टीचर की नौकरी तो पक्की हुई ही, साथ ही साथ उन्हें महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया गया। महीने के 300 रुपये कादर खान को टीचर की नौकरी से मिलते थे और कुछ पैसे वो ड्रामे से भी कमाते थे और ड्रामे के नॉलेज के कारण कादर खान को उस समय इतनी शोहरत मिली कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे, जबकि फिल्मों में हासिल हुई शोहरत तक पहुंचना तो अभी बाकी था। खैर, जागृति नामक एक संस्थान में उन दिनों प्लेज का एक कंपटीशन हुआ करता था। अब उस कंपटीशन में सारी ड्रामा कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कादर खान ने वहां पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जागृति संस्थान वाले कादर खान के पास आए और बोले कि सर, आप हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो आपकी देखा देखी कई लोग इससे जुड़ जाएंगे और अगर आप जीते तो आपको 1500 रुपये इनाम भी मिलेगा। अब कादर खान उस समय 300 रुपया महीना कमाते थे, तो उन 1500 रुपयों ने उन्हें आकर्षित किया और उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर बाद में उन्होंने वो रुपए जीते भी। उस कंपटीशन के जज थे फिल्म मेकर नरेंद्र बेदी। नरेंद्र बेदी उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जवानी दीवानी, लिहाजा उन्होंने जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने के लिए कादर खान को अप्रोच किया। तो कादर खान ने कहा कि भाई मुझे डायलॉग लिखना नहीं आता है, और फिर नरेंद्र बेदी ने उन्हें समझाया कि जिस तरह तुमने ये ड्रामे के जुमले लिखे उन्हें ही डायलॉग कहते हैं। और इस तरह फिर कादर खान ने जवानी दीवानी के कुछ सीन्स सिर्फ 4-5 घंटे में ही लिख डाले, जो कि अन्य राइटर्स शायद 15-20 दिन में भी ना लिख पाए। जवानी दीवानी की रिलीज़ के साथ ही कादर खान की बॉलीवुड में बतौर राइटर काफ़ी पहचान हो गई। जवानी दीवानी के लिए कादर खान को 1500 रुपये बतौर फीस मिले, जो कि बाद में बेनाम सरीकी फिल्मों से 10,000 में बदले और खेल खेल में फिल्म के ज़रिए 20 से 25,000 में। बेनाम फिल्म के दौरान कादर खान की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई, जबकि सुपरस्टार राजेश खन्ना तो कादर खान के असिस्टेंट के रूप में उनके साथ ड्रामे किया करते थे। लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना खाते पीते घराने से बिलोंग करते थे, तो ये लेट लतीफ़ी की आदत उनकी ड्रामे के दिनों से ही थी, जो कि बाद में फिल्मों तक बरकरार रही। दरअसल एक ड्रामे के दौरान राजेश खन्ना उनकी एंट्री का समय आने तक भी थिएटर नहीं पहुंचे और इस वजह से कादर खान उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए। लिहाजा उन्होंने एक अन्य आर्टिस्ट को ड्रामा कंटिन्यू करने का इशारा किया और बैठ गए। लेकिन एंट्री से महज चंद सेकंड पहले राजेश खन्ना आ गए और सेट पर जाने की जिद करने लगे। राजेश खन्ना का यह रवैया कादर खान को पसंद नहीं आया और उन्होंने राजेश खन्ना को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन बाद में जब कादर खान की मुलाकात राजेश खन्ना से रोटी फिल्म के सेट पर हुई, तब कादर खान ने राजेश खन्ना से कहा कि भाई तुम अब सुपरस्टार हो गए हो और उस वक्त मैंने तुम्हें निकाला था, लेकिन आज तुम मुझे निकाल सकते हो। लेकिन तब राजेश खन्ना ने कहा कि आपने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है, इसलिए अब आपको कोई नहीं निकाल सकता।
वैसे 70 के दशक की शुरुआत में बतौर टीचर स्टडीज़ करवाने के साथ साथ कादर खान कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट के लिए भी अपनी कलम का योगदान दे चुके थे और उनका ताश के पत्ते नामक वो ड्रामा तो जारी था ही। और उन्हीं दिनों दिलीप कुमार को उस समय के एक चरित्र अभिनेता आगा ने कादर खान का ड्रामा देखने की सलाह दी। कादर खान क्लास में पढ़ा रहे थे और ऑफिस में दिलीप कुमार का फ़ोन आया तो पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। और कादर खान ने जब टेलीफोन का रिसीवर कान के पास लगाया और सामने से आवाज़ आई कि मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूं, तो कादर खान के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिन दिलीप कुमार को कई ड्रामा कंपनी वाले अपने शो में बतौर चीफ गेस्ट बुलाने को तरसते थे, वो दिलीप कुमार खुद कादर खान का ड्रामा देखना चाहते थे। लेकिन कादर खान ने दिलीप कुमार के आगे भी शर्तें रख दी। एक तो ये कि दिलीप कुमार को ड्रामा शुरू होने से पहले आना होगा और दूसरी ये कि वो ड्रामा बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। दिलीप कुमार कादर खान की सारी शर्तें मान गए और ड्रामा देखने पहुंच गए। ड्रामा देखने के बाद कादर खान का काम दिलीप कुमार को बखूबी पसंद आया और उन्होंने कादर खान को अपनी 2 फिल्म्स सगीना महतो और बैराग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल्स में साइन कर लिया। यानी कादर खान को फिल्मों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि फिल्मों को कादर खान की ज़रूरत थी। और इस तरह जब प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर से इंस्पायर्ड होकर फिल्म अदालत बना रहे थे, उस समय अमिताभ बच्चन के डबल रोल के अलावा फिल्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण किरदार के लिए वो किसी अन्य हीरो को लेने वाले थे। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन के सजेशन पर उस किरदार के लिए कादर खान को लिया गया और उन्हीं दिनों बनी प्रकाश मेहरा की फिल्म खून पसीना में कादर खान मेन विलेन बने। और इसके बाद तो कादर खान जिस फिल्म के लिए लिखते उसके लिए भी उन्हें विलन बनना पड़ता और जिसके लिए नहीं लिखते उसके लिए भी। लेकिन फिल्मों में इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी कादर खान का पढ़ने पढ़ाने का शौक़ कम नहीं हुआ। कादर खान दिन में शूटिंग करते तो रात में पढ़ाते और रात में शूटिंग करते तो दिन में पढ़ाते, और वो भी उन स्टूडेंट्स को जो कि तंगहाली के चलते ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पढ़ाने और शूटिंग के साथ साथ कादर खान खुद भी पढ़े और एमए पास कर लिया। लेकिन कादर खान जब भी नई फिल्म साइन करते तो वो खबरें अखबारों में छपती और उन अखबारों को देखकर कादर खान के उस संस्थान के प्रिंसिपल परेशान हो गए जहां कादर खान पढ़ाया करते थे। लिहाजा जलनवश या किन्हीं अन्य कारणों के चलते उन्होंने कादर खान को 2 ऑप्शन दिए कि या तो वो सिर्फ पढ़ाएं या फिर फिल्में करें, और उस समय कादर खान ने फिल्मों को चुना। लेकिन तब उनके बाकी स्टाफ मेंबर्स ने कहा था कि कादर खान को धक्के खाकर वापस इसी स्कूल में आना पड़ेगा और तब हम इसे जूते मारेंगे। और तब कादर खान की यही दुआ थी कि बस उन्हें जूते नहीं खाने पड़े। और बाद में कादर खान को फिल्म लाइन में सबकी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा कामयाबी मिली और वो उस संस्थान में वापस आए तो ज़रूर, लेकिन संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन के चीफ गेस्ट बनकर। कादर खान ने अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर और धर्मवीर जैसी कई बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट मात्र 15-15 दिनों के समय में ही लिखी थी। लेकिन कादर खान की लिखाई ऐसी थी कि वो खुद भी ना पढ़ पाए, इसलिए साथ में उनके 4 असिस्टेंट होते थे जो कि उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को फाइनल रूप देते थे। कादर हर स्क्रिप्ट के लिए 2 वर्जन तैयार करवाते थे, एक हिंदी और दूसरा उर्दू, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे सितारे हिंदी पढ़ते थे, लेकिन धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा और प्राण साहब जैसे सितारे उर्दू पढ़ते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन और कादर खान साहब के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए कादर खान ने अमिताभ बच्चन के लिए जब 15 पेज लंबा एक सीन लिख दिया तो अमिताभ बच्चन उसे करने में असहज हो गए और फिर कादर खान ने उस सीन की अपनी आवाज़ में एक कैसेट रिकॉर्ड करके अमिताभ बच्चन को दी, तब वो सीन शूट हो पाया। और इस वाक़ये के बाद कादर खान अपनी हर स्क्रिप्ट कैसेट में रिकॉर्ड करके मेकर्स को देने लगे। कादर खान को बतौर विलन काफ़ी पसंद किया गया। एक ही रात में दुनिया में ऐसा धमाका करूंगा कि कोई लीडर भूलकर भी दोबारा ऐसा ख्वाब नहीं देखेगा। इसके चलते उन्हें रियल लाइफ में भी विलेन समझा जाने लगा और लोग उन्हें हीन नज़रों से देखने लगे। लेकिन ये कादर खान के लिए किसी पारितोषिक से कम नहीं था। लेकिन कादर खान की ये विलेनी जब उनके बच्चों का सिरदर्द बन गई, यानी उनके बच्चों को चिढ़ाया जाने लगा, तब कादर खान ने विलेन के किरदारों को छोड़कर धीरे धीरे हास्य किरदारों की ओर रुख किया। कादर खान जितेंद्र और अमिताभ बच्चन को काफ़ी सिंसियर और पंक्चुअल कलाकार मानते थे और उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती भी अमिताभ बच्चन के साथ ही रही। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन की बेरुखी के चलते ये दोस्ती काफ़ी फीकी पड़ गई,
खैर, कादर खान जैसे प्रेरणा स्रोत का पूरा जीवन तो इस छोटे से वीडियो में नहीं समेटा जा सकता। फिर भी उम्मीद है कि हमारी इस मेहनत से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ जानकारी भी मिली होगी। वैसे कादर खान को आगे बढ़ाने में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई का भी काफ़ी योगदान रहा, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आप उस वीडियो को भी देख लें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।